दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के लिए सीएम पद पर बने रहना मुश्किल होता दिख रहा है। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये मंजूर नहीं है कि केजरीवाल सीएम बने रहें। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार तो कर सकता है, लेकिन किसी सूरत में केजरीवाल को सीएम का पावर नहीं देना चाहता। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने अंतरिम जमानत के सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को पद पर बने रहने की अनुमति देने का व्यापक प्रभाव हो सकता है। पीठ ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि मान लीजिए कि हम आपको चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देते हैं, फिर यदि आप कहते हैं कि आप अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। मतलब साफ है कि केजरीवाल के सीएम बने रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी असहज है। इसलिए बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा न देकर दिल्ली को अराजकता के किस गर्त में ढकेलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में बड़ा बहुमत है, वो भी किसी राबड़ी देवी, किसी चंपई सोरेन की तरह खड़ाऊ सीएम को गद्दी सौंप सकते थे और बाद में अगर उन्हें शराब घोटाला में क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर वे सीएम बन सकते हैं। लेकिन केजरीवाल की जिद और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें कुछ ऐसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए एलजी को आदेश दे सके कि वे केजरीवाल के मन मुताबिक फैसला करें। सिंघवी ने जो कुछ कहा उसका मतलब यही है कि जस्टिस खन्ना ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि यदि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे कहीं न कहीं हितों का टकराव होगा। हम सरकार के कामकाज में आपका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़ी फाइल पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। बाद में अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते दिल्ली के उपराज्यपाल सिर्फ इसलिए फैसलों को खारिज न कर दें क्योंकि फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। सिंघवी की दोनों दलीलें ऐसी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये कुछ वैसा ही है कि अंतरिम जमानत चाहिए लेकिन कोर्ट नहीं। केजरीवाल की शर्तों पर यही वजह है कि तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर ईडी की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एएसजी राजू ने 3 घंटे तक दलीलें रखी, मगर अंत में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुरक्षित रखना ही पड़ा। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देगा, मगर जैसे ही एसजी तुषार मेहता ने दलीलें रखी, इसके बाद लगने लगा कि पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले पर कुल 3 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी और तुषार मेहता ने अपने अपने पक्ष में खूब दलीलें रखी। नौबत तो यहां तक आ गई कि तुषार मेहता को जस्टिस संजीव खन्ना की टिप्पणी का विरोध करना पड़ा। तुषार मेहता ने जस्टिस खन्ना की उस टिप्पणी का भी भरी अदालत में विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली के सीएम है और चुनाव का समय है और असामान्य स्थिति है। तुषार मेहता ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों के कुछ महीने बाद हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। बावजूद इसके नायब सैनी की सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही विपक्ष फ्लोर टेस्ट और राजनीतिक नैतिकता की बात करे, पर बीजेपी की सरकार गिरती हुई फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 45 का है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल था। हालांकि 3 विधायकों के सरकार से अलग हो जाने के कारण अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 44 ही रह गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नायब सिंह को पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने जनभावनाओं के तहत ये फैसला किया। सरकार का नैतिक अधिकार खत्म हो गया है। नायब सैनी को पद छोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 3 विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने ये कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। अल्पमत में आने के बाद भी हरियाणा की नायब सिंह की सरकार पर खतरा नहीं। किसी भी सरकार को तब तक कोई अल्पमत नहीं माना जाएगा जब तक कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार न हो जाए। ऐसे में मीडिया में निर्दलीय विधायकों के द्वारा समर्थन वापसी से सरकार अल्पमत में है ये साबित नहीं होता। इसके लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा।
हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मार्च के महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में तकनीकी तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 180 दिन का फासला होना जरूरी है। यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ हरियाणा में अगला अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 6 महीने के भीतर नहीं लाया जा सकता। मार्च में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के तहत अब अगला अविश्वास प्रस्ताव सितंबर महीने में ही लाया जा सकता है। विपक्षी दलों की तरफ से अभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसके लिए राज्यपाल से निवेदन कर सकते हैं। राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव का सार भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में निहित है। कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसा करने के लिए उन्हें सदन के अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देना होगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। हरियाणा में हाल ही में भारी उथल पुथल देखने को मिली। बीजेपी और जजपा का गठबंधन भी टूट गया। राज्य में जजपा के 10 विधायक हैं। हालांकि 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की वजह से बीजेपी की सरकार बच गई। अब एक बार फिर निर्दलीय विधायकों के विद्रोह के बाद सरकार के पास बहुमत की कमी दिख रही है। हालांकि संवैधानिक नियमों के अनुसार नायब सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सैम पित्रोदा ने हाल ही में संसाधनों के पुनः वितरण और विरासत टैक्स की बात कहकर बीच चुनाव में नया विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस के पल्ली झाड़ने के बावजूद बीजेपी और पीएम मोदी ने उस मुद्दे को बड़ा बना दिया। यह विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकी, पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी और पश्चिम भारत के लोगों को अरबी कहकर एक बड़ा बवाल मचा दिया। भारतीयों के खिलाफ सैम पित्रोदा के इस नस्लीय बयान से सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया। पीएम मोदी ने बिना वक्त गंवाए वारंगल से सैम पित्रोदा की नस्लीय टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर भी पित्रोदा के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में शहजादे के अंकल रहते हैं, वो चमड़ी का रंग देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे आपको गाली के लिए जवाब देना होगा। मेरे देशवासी इस अपमान को सहन नहीं करेंगे। शहजादे के सलाहकार चमड़ी के रंग पर गाली देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहजादे के फिलोसोफर ने गाली दी है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गाली सहन नहीं करूंगा। चमड़ी का रंग कुछ नहीं होता है, हम लोग तो श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये शब्द भले सैम पित्रोदा के हो, लेकिन सोच राहुल गांधी की है। सैम पित्रोदा ने भारतीयों के रंग रूप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारतीय तो अफ्रीकी जैसे हैं और उत्तर भारतीय कुछ हद तक गोरे हैं। भारत की विविधता की बात करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि हम विविधता में एकता बनाए रख सकते हैं जैसे अब तक की है। बीते 75 सालों में हमने एक अच्छा माहौल तैयार किया है जहां हर कोई रह सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश को साथ रख कर सकते हैं। पूर्वी भारत में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे हैं और उत्तर वाले गोरों की तरह और दक्षिण भारतीय तो अफ्रीकी जैसे लगते हैं। यह मायने नहीं रखता, हम सभी एक हैं और भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत के लोग भाषाई, धार्मिक और खान पान की विविधता का सम्मान करते हैं। जो क्षेत्रवार अलग अलग है, मैं इसी भारत में यकीन रखता हूँ जहाँ हर किसी के लिए जगह है और उसे अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का विचार लोकतंत्र, स्वतंत्रता, उदारता का है, जिसे आज राम मंदिर से चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, वह राष्ट्रीय नेता की तरह बात ही नहीं करते हैं बल्कि भाजपा नेता की तरह चर्चा करते हैं। अब सैम पित्रोदा के इंटरव्यू का यह क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सैम भाई, मैं पूर्वोत्तर से हूँ और भारतीय दिखता हूँ। हम विविधता में यकीन रखते हैं, हम अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन सभी लोग एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। इससे पहले सैम पित्रोदा ने अपने बयान के जरिए राजनीति का पारा हाई कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तरह भारत में भी विरासत कर लगना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने तब उनके इस बयान से पाला झाड़ लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अजीत पवार के हाथों पार्टी गंवा चुके शरद पवार अब सियासत की बिसात पर मोहरे सेट करने के काम में जुट गए हैं। उन्हें लोकसभा चुनावों की नहीं बल्कि उसके बाद के समीकरणों की चिंता है, जिस पर वे काम कर रहे हैं। उनके संकेत साफ हैं कि चुनाव के बाद वे अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करेंगे और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। पवार का कहना है कि उद्धव ठाकरे और हमारे विचार एक जैसे हैं।
और हमारा विचार कांग्रेस जैसा, नेहरू और गांधी जैसा। मतलब ये कि शरद पवार की पार्टी के साथ शिवसेना यूबीटी का भी विलय कांग्रेस में हो सकता है। शरद पवार की इन बातों से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक तस्वीर को लेकर शरद पवार ने कहा कि आम चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे। इसके अलावा कुछ दल तो कांग्रेस में विलय भी कर सकते हैं। विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं में से एक शरद पवार ने कहा कि अगले कुछ सालों में कई दल कांग्रेस के करीब आएंगे। यही नहीं, इनमें से कुछ तो कांग्रेस में विलय के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं यदि उन्हें लगा कि उनके दल के लिए ये बेहतर होगा। शरद पवार ने इसके साथ ही एक हिंट भी दे दिया। उनसे जब पूछा गया कि क्या ये बात उनकी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार पर भी लागू होती है, इस पर पवार ने कहा कि मैं कांग्रेस और अपनी पार्टी में कोई अंतर नहीं देखता। वैचारिक रूप से हम गांधी और नेहरू की लाइन को ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी से कुछ नहीं कह रहा हूं, बिना अपने साथियों से बात किए कुछ नहीं कहना चाहिए। वैचारिक रूप से हम कांग्रेस के करीब हैं। आगे की रणनीति या कदम पर कोई भी फैसला सामूहिक रूप से ही होगा। नरेंद्र मोदी के साथ समझौता करना तो मुश्किल है और इस तरह शरद पवार ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन इतना हिंट जरूर दे दिया। कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो सकता है। शरद पवार की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब कांग्रेस से अलग होकर बने कई दलों का नेतृत्व अब उनकी दूसरी पीढ़ी के हाथों में है। इस दौरान शरद पवार ने सहयोगी दल उद्धव सेना के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पॉजिटिव नेता हैं। हमने उनके सोचने के तरीके को समझा है, वो हमारे जैसा ही विचार रखते हैं। और इस दौरान शरद पवार ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में सत्ता पक्ष के खिलाफ अंडर करंट है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे दल हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, ये लोग साथ आ सकते हैं। पवार ने कहा कि देश का मूड अब मोदी के खिलाफ हो रहा है। ये चुनाव 2014 और 2019 से अलग है। अब एक बड़ी आबादी उन लोगों की है जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं। ये लोग सरकार को कम पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह रोजगार भी है। उन्होंने 1977 का उदाहरण देते हुए कहा कि तब मोरारजी देसाई की लोकप्रियता आज के राहुल गांधी जितनी तो नहीं थी, लेकिन सरकार बदल गई थी। हालांकि शरद पवार की ये बात सही नहीं है, क्योंकि 1977 के एक तरह से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई थी और बिना पीएम फेस के तब कोई नहीं जानता था कि नतीजों के बाद मोरारजी देसाई पीएम चुने जाएंगे। लेकिन वक्त लोकसभा चुनाव का है तो शरद पवार इतनी गुगली तो फेंक ही सकते हैं। उन्होंने अपनी बात को सही ठहराने के लिए मोरारजी देसाई की कहानी गढ़कर सुना दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उस जनहित याचिका को न सिर्फ खारिज किया था बल्कि याचिकाकर्ता को जमकर फटकार भी लगाई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए, बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। उसके बाद एक और दूसरा शख्स जनहित याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसमें ये मांग की गई कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सरकार चलाने की इजाजत दी जाए। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित सभी खबरों पर रोक लगाई जाए। इस विचित्र याचिका को देख हाईकोर्ट का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। कोर्ट ने न सिर्फ पीआईएल को खारिज किया बल्कि इसे दायर करने वाले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। श्रीकांत प्रसाद नाम के एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की, जिसमें मांग की गई थी तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सके, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। डीजी जेल को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि केजरीवाल विधायकों और कैबिनेट सदस्यों से बातचीत कर सकें और इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम कर दिया जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए प्रसाद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। याचिकाकर्ता को इसे एम्स के खाते में जमा कराने के लिए कहा गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और तीखी टिप्पणी भी की। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित खबरें चलाने से रोक दिया जाए। इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि क्या आपातकाल या सैनिक शासन लगा दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जेल में बंद हैं। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके मुखिया सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट में इस मांग को लेकर भी याचिका दायर की जा चुकी है। जेल में बंद केजरीवाल को सीएम पद से हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर अर्जी को खारिज कर दिया था कि इसका फैसला खुद केजरीवाल को करना है या एलजी और राष्ट्रपति को तय करना है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार
और धन शोधन मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी तथा सीबीआई को और समय प्रदान किया। ईडी और सीबीआई के वकीलों ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को सूचित किया है कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 3 मई को दोनों एजेंसीज को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। एजेंसीज के वकीलों के अनुरोध पर सिसोदिया के वकील ने विरोध किया और कहा कि सिसोदिया जेल में बंद हैं, जबकि ईडी और सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया था कि 6 महीने में सुनवाई पूरी हो जाएगी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कहा गया है कि ईडी मामले में एक सह अभियुक्त के संबंध में एक और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। अदालत ने कहा कि आरोपी हिरासत में है और इसके बावजूद प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 और दिन दिए गए हैं। अदालत ने मामले को 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भगवंत मान चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वे फिलहाल वेट एंड वॉच के मोड पर हैं। सूत्रों का कहना है कि भगवंत मान अंदर खाने केजरीवाल से पीछा छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि अगर भगवंत मान आम आदमी पार्टी छोड़ अपने विधायकों के साथ किसी नई पार्टी का ऐलान कर दें। असल में पंजाब के सीएम भगवंत मान तब से खुद को ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं जब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनके नाम के ऊपर सुनीता केजरीवाल का नाम डाल दिया गया है। इसके पहले उनका नाम अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, असल में ये बात है कि जिस शराब घोटाला के चक्कर में केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, ठीक वही आबकारी नीति पंजाब में भी लागू कर दी गई है। ईडी और सीबीआई के कई छापे पंजाब में भी पड़ चुके हैं। विपक्षी कांग्रेस, अकाली और बीजेपी दिल्ली से बड़े शराब घोटाले का आरोप अरसे से लगा रहे हैं। मान की चिंता है कि अगर कहीं मामला फंसा तो केजरीवाल की तरह वे भी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में चल रही इन हलचलों की भनक अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को लगी और उन्होंने पूरी कहानी ही खोलकर सबके सामने रख दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और गृह मंत्री अमित शाह एक हो चुके हैं और वो जल्द ही आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक समानांतर पार्टी बनाएंगे। पार्टी उम्मीदवार अनिल जोशी के समर्थन में अजनाला और राजा सांसी में विशाल सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये केवल समय की बात है कि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को छोड़कर पंजाब में उनकी समानांतर पार्टी बनाएंगे। पंजाबियों को इस साजिश को नाकाम करने के लिए एकजुट होने का आग्रह करते हुए बादल ने लोगों को आश्वासन दिया कि अकाली राज्य की प्रतिष्ठा के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए कि हम पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। बादल ने खालसा पंथ पर हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हुए कहा कि वो किसानों के समर्थन में कृषि क्षेत्र का नियंत्रण कॉरपोरेट को सौंपने के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों के खिलाफ एनडीए सरकार छोड़ने के तुरंत बाद शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि तब से भाजपा ने श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा कमेटी और पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी का निमंत्रण आरएसएस को सौंपने के लिए बहुत काम किया है। अकाली नेता विक्रम मजीठिया के द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में किसानों को राष्ट्र विरोधी कहकर अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके अध्यक्ष सुनील जाखड़ की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये न कोई बहाना बनाकर चुनाव टलवाने का प्रयास लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा चुनाव लड़ने से भागना चाहती है क्योंकि पंजाबियों द्वारा उसे दरकिनार किया जा रहा है। अकाली नेता ने किसानों को गुंडे और देशद्रोही कहने के लिए भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू की भी निंदा की, क्योंकि वे भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा न्याय से वंचित किए जाने के कारण उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में मिली रिश्वत से आम आदमी पार्टी ही नहीं चलाते थे, बल्कि उस पैसे से खुद भी जमकर मौज मनाते थे। 5 स्टार छोड़िए, केजरीवाल 7 स्टार में रुकते थे और उसका बिल शराब घोटाला मामले में पकड़ा गया दूसरा शख्स देता था। लेकिन ईडी के हाथ काफी लंबे निकले और केजरीवाल की मौज मस्ती की पूरी कहानी खोद कर निकाली। कोर्ट को बताया केजरीवाल कैसे लाखों ऐश में उड़ा दिया करते थे और इस आदत की वजह से चंडीगढ़ में सरकारी गेस्ट हाउस की जगह चंडीगढ़ के सबसे महंगे होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरते थे।
इसका खुलासा कुछ दिनों पहले हुआ था। 7 स्टार में मौज करने की कहानी जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बताई, तब केजरीवाल के वकील के चेहरे की रंगत बदल गई। और हुआ ये, जब सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे आदतन अपराधी नहीं, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाया। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल 7 स्टार में रुके थे, जिसका पेमेंट शराब घोटाला मामले के एक आरोपी ने किया था। उन्होंने इसे लेकर सबूत का भी जिक्र किया। एसपी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो रही राजनीति से ईडी को कोई सरोकार नहीं। ईडी के दावे को समझने से पहले हमें चन्नप्रीत सिंह के बारे में जानना होगा। दरअसल ईडी ने चन्नप्रीत पर गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फंड का मैनेज करने का आरोप लगाया। ईडी का आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। और लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास इसका सबूत है। केजरीवाल के गोवा में रहने का खर्च का पेमेंट चन्नप्रीत सिंह ने किया था। केजरीवाल गोवा के ग्रैंड हयात 7 स्टार होटल में रुके थे। उस समय होटल के कुछ बिल में से कुछ हिस्से का भुगतान दिल्ली सरकार ने किया था, लेकिन बिल के कुछ हिस्से का पेमेंट चन्नप्रीत सिंह ने किया था। उसने कैश में भुगतान किया था और इसे लेकर हमें दस्तावेज के रूप में सबूत मिले हैं। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में आगे कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित नहीं है। ईडी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास इसको लेकर सबूत है। अप्रैल में ईडी ने चन्नप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने चार्जशीट में दाखिल कर यह आरोप लगाया था कि शराब घोटाले का पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। चन्नप्रीत पर फंड मैनेज करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीएम केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाने के लिए इंतजाम करने की मांग की गई थी। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी, हालांकि वैसे तो जेल से सरकार चलाना व्यवहारिक रूप से असंभव है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा संभव किया जा सकता है। याचिका में उसने जेल में केजरीवाल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम करने का अनुरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि यह याचिका गलत धारणा पर आधारित है और किसी परोक्ष मंशा से दायर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीली वैगन आर से शुरू हुआ केजरीवाल का सफर का कारवां शराब घोटाला से होते हुए तिहाड़ जेल पर जाकर रुका। केजरीवाल जेल से बाहर निकले, इसके लिए कानूनी दांवपेच खूब चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस बात के संकेत दिए कि वो चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है, आम आदमी पार्टी के नेता खुशी से उछलने लगे। सोमनाथ भारती ने तो तारीख और वक्त तक बता दिया कि केजरीवाल कब तिहाड़ से बाहर आएंगे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फंसा, कोर्ट ने फैसला किए बिना ही मामले को टाल दिया। वजह ये कि कोर्ट का कहना था कि सीएम केजरीवाल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, सीएम तिहाड़ में ही रहेंगे। मतलब कि केजरीवाल सीएम वाला कोई काम नहीं कर पाएंगे। बस पेंच इस बात का फंसा क्योंकि केजरीवाल चाहते थे कि वे जब बाहर निकलें तो पूरी हनक और रुतबे के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिस नीली वैगन आर से केजरीवाल ने अपनी सियासत शुरू की थी, शराब घोटाला तक पहुंचते पहुंचते केजरीवाल के काफिले में कई शानदार गाड़ियां आ गईं और अन्ना आंदोलन के समय किए गए वादों और इरादों की तरह वह नीली वैगन आर भी कहीं किसी कोने में धूल फांकने लगी। जिस तरह ईमानदारी और भ्रष्टाचार मिटाने के वादे तिहाड़ की दहलीज तक जा पहुंचे, नीली वैगन आर को छोड़ केजरीवाल शानदार गाड़ियां घुमाने लगे। जैसे ही आम आदमी पार्टी को संकेत मिला कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है, वैसे ही केजरीवाल के पूरे कार कलेक्शन को धो पोंछ कर चमका दिया गया था। पता नहीं तिहाड़ में कितने थके होंगे और किस गाड़ी में सवार होकर तिहाड़ से निकलना चाहेंगे, इसलिए लग्जरी गाड़ियों को तैयार किया गया जो केजरीवाल के पास है। हालांकि ये साफ नहीं कि ये गाड़ी उनकी है, लेकिन इस कार की सवारी करते केजरीवाल को कई बार देखा गया। केजरीवाल को महिंद्रा की अल्तुरस की सवारी करते भी देखा गया। अब ये कार बिकना बंद हो गई है। महिंद्रा ने सेमयांग के साथ मिलकर ये दमदार एसयूवी तैयार की थी और दमदार इंजन के साथ आती है। ये बहुत आरामदायक और लंबी यात्रा का पता न लगने दे ऐसी कार है। ये हाईटेक फीचर से लोडेड है। केजरी के कार कलेक्शन में टोयोटा इनोवा की जगह भी ये भारतीय मार्केट में खूब पसंद की जाने वाली पैसा वसूल एमपीवी है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भारत में खूब बिकती है और दशकों बाद इसकी बिक्री में कमी नहीं आई है। ये एमपीवी लंबी दूरी के लिए परफेक्ट है। जिस तरह नेता चुनाव प्रचार के दौरान बिना थके कई जगहों पर पहुंचते हैं, इस काम में इनोवा एमपीवी स्टार कार है। केजरीवाल की अगवानी करने के लिए इसे भी धोपोछ कर तैयार किया गया था। केजरीवाल को अंतरिम जमानत नसीब ही नहीं हुई। एक बार फिर उनकी कारों के कलेक्शन पर धूल की परतें चढ़ना शुरू हो गई। ये तब तक चढ़ती रहेगी जब तक केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की उम्मीद फिर से परवान न चढ़े।